हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम चौहान वंश शुरू करेंगे। चौहान वंश हमने शुरू किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन इतिहासकारों ने मत दिया और किन्होंने विरोध किया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आगे के कुछ राजा। जैसे हमने कल अगले वीडियो में पढ़ा था वासुदेव चौहान, दुर्लभ राज, ये करके हमने पढ़ा था। गुवक प्रथम यह पढ़ा। आज हम चंदन राज के बारे में पढ़ेंगे, वाकपति राज के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते आज हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास की हम बात करें तो हम बात करते हैं कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास में चौहान वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में दुर्लभ राज के बारे में बात किया हमने। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था भारत के इतिहास में, उसमें प्रतिहारों की तरफ से यदि कोई लड़ा था तो वो था अपना दुर्लभ राज चौहान वंश से, क्योंकि चौहान शुरुआत में प्रतिहारों का सामंत हुआ करते थे। फिर हमने बात की थी गुवक प्रथम के बारे में। गुवक प्रथम के बारे में हमने बात की तो ये नागभट्ट का सामंत था। नागभट्ट ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे ही वीर की उपाधि मिली, गुवक प्रथम ने अपना साम्राज्य अलग स्थापित किया और चौहान वंश को एकदम अलग से सांबर में स्थापित किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर्ष राय के मंदिर बनवाया था गुवक प्रथम ने सीकर में, जो कि एक शिवजी का मंदिर है। ओके, आज हम पढ़ेंगे चंदन राज के बारे में। चंदन राज के बारे में ज्यादा कुछ खास जानकारी है नहीं। चंदन राज की एक पत्नी थी आत्मप्रभा, या उसे कहते थे रुद्राणी। उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। आत्मप्रभा या रुद्राणी को क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो आत्मप्रभा थी वो योग विद्या में पारंगत थी। वो हर दिन पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाती थी और शिव जी की आराधना करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी। तो इसलिए हमें आत्मप्रभा के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। योग क्रिया में पारंगत थी और प्रतिदिन, दिल्ली की बात है, 1000 दीपक वो पुष्कर झील के किनारे जलाती थी। इसीलिए उसे रुद्राणी कहा जाता था। भगवान शिव यानी रुद्र की पूजा करती थी। तो चंदन राज के बारे में हम पढ़ते हैं। चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा। पुष्कर झील के किनारे जलाती थी और ये आत्मप्रभा, आत्मप्रभा कोष्टक में रुद्राणी लिख लेना। रुद्राणी योग क्रिया में पारंगत थी। योग क्रिया में पारंगत थी। बस चंदन राज की पत्नी के बारे में हमें पढ़ना है। चंदन राज इतना महत्वपूर्ण है नहीं। चंदन राज के बाद में हम पढ़ेंगे वाकपति राज। वाकपति राज ने कुल जीवन में, अपने पूरे जीवन में 188 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 108 युद्धों का विजय रहा था वाकपति राज। वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। वो लक्ष्मण सिंह, या उसे लक्ष्मण राज भी कहते हैं, वो अपने 950 ईस्वी में अपने पिता का साम्राज्य छोड़कर निकल जाता है और 960 ईस्वी में नाडोल में अपना खुद का एक पृथक साम्राज्य स्थापित करता है। और उसी नाडोल की शाखाओं से अलग अलग जगह से सब चौहान वंश निकलता है। तो हम बात करेंगे वाकपति राज के बारे में।
वाकपति राज। तो वाकपति राज ने 108 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। तो 108 युद्धों का विजेता। और वाकपति राज के पुत्र, वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण राज भी कह सकते हैं, लक्ष्मण राज ने 950 ईस्वी में तो सांबर को छोड़ा, ईस्वी में सांबर को छोड़ा। और 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद 960 ईस्वी में नाडोल, पाली जिले में, नाडोल में अपना पृथक साम्राज्य स्थापित किया। इस लक्ष्मण राज के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जब नाडोल की शाखा पढ़ेंगे उस समय। ओके, तो ये वाकपति राज के बारे में इतना ही है। 108 युद्धों का विजेता था। इसका पुत्र अलग से अपना साम्राज्य खड़ा करता है और नाडोल से ही जालोर के चौहान निकलते हैं, कोटा बूंदी के चौहान निकलते हैं, सिरोही के चौहान निकलते हैं। ये सारे चौहान जितने भी हैं ये सब नाडोल से ही निकलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय का मूल जो मेन रोल है वो है चालुक्य से संघर्ष प्रारंभ करना। यानी किसी राजा ने, चौहान वंश का कोई राजा जो चालुक्य से संघर्ष प्रारंभ करता है, चालुक्यों को हराता है या युद्ध करता है, वो था विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय पहला शासक था जिसने चालुक्य के साथ संघर्ष किया। और जो मूलराज प्रथम था चालुक्य का शासक गुजरात में, उसको हराया था। तो विग्रहराज द्वितीय। ये सब संस्कृत के नाम है। विग्रहराज, वाकपति राज, ये सब संस्कृत के नाम है। विग्रहराज चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। मूलराज प्रथम को हराने वाला पहला शासक कौन था? तो विग्रहराज द्वितीय। द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय लगाने का कारण यह है कि एक ही वंश में एक ही नाम के बहुत सारे राजा हो जाते हैं, तो फिर ऐसा करना पड़ता है। और जब चालुक्य शासक मूलराज प्रथम गुजरात में जीत जाता है तो फिर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का गुजरात भरूच में मंदिर बनवाता है। यानी कि कोई राजा जब कोई जीतता था तो खुशी में अपने कोई इमारत बनाकर निशानी रखता था कि हाँ मैंने वो जब जीता था तो ये बनाई थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा अपने पिता के हथियारों का बदला लेता है तो विजय स्तंभ बनवाता है। उसी प्रकार विग्रहराज द्वितीय भी जब जीता, चालुक्य शासक को गुजरात को जीता, तब गुजरात के भरूच में आशापुरा माता जी का मंदिर बनाता है। राजस्थान में तो बहुत सारे बने हुए, लेकिन यदि एग्जामिनर पूछ ले कि गुजरात में किसने बनवाया था तो गुजरात में विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। गुजरात के
बड़ोच में, बड़ोच कहते हैं या बड़ोच भी कहते हैं, बड़ोच, बड़ोच में मूल राज को हराने पर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है। ओके, आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है। आगे हम पढ़ेंगे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय एक पराक्रमी राजा हुआ और उसने मुस्लिम आक्रांताओं को अपनी सीमा पर तक ही सीमित रहने दिया, अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। गोविंद तृतीय इसने गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमा तक ही सीमित रख दिया था, सीमित रख दिया। हाँ, मतलब इतना पराक्रमी राजा था कि मुस्लिमों को अंदर ही नहीं घुसने दिया। और जयानक के रचयिता पृथ्वीराज भट्ट, सॉरी, पृथ्वीराज विजय के रचयिता, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भट्ट, जयानक भट्ट इसको वेरीगट की उपाधि देते हैं। वेरीगट, वेरीगट, वेरीगट की उपाधि देते हैं, उपाधि देते हैं। वेरीगट का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब दुश्मन और गट का मतलब मौत के घाट उतारना, यानी दुश्मनों को मौत के घाट उतारने वाला राजा कौन था? तो गोविंद तृतीय था। ओके, तो पृथ्वीराज विजय, जयानक जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, दरबारी लेखक था, दरबारी था। दरबारी का मतलब दरबार में बैठने वाला, एक स्थान प्राप्त करने वाला। तो वो पृथ्वीराज विजय नाम से एक पुस्तक लिखता है और उसमें गोविंद तृतीय को वेरीगट की उपाधि देता है, यानी कि यह मौत के घाट उतारता है शत्रुओं को। ओके, आगे हम बात करते हैं अब तक जितने राजा पढ़े उससे आए या न आए, अब के बाद में सब आएंगे। अजय राज, अर्णवराज, विग्रहराज, चतुर्थ, पृथ्वीराज, बाकी सबके बारे में आएंगे, सोमेश्वर, सबके प्रश्न आते ही हैं। अब वास्तविक चौहान साम्राज्य अब स्टार्ट होगा। हमारे चौहानों के राजा महत्वपूर्ण अब स्टार्ट होंगे। आज अजय राज पढ़ते हैं हम, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान, जिसे अजय पाल भी कहते हैं, कभी कभी किताबों में अलग अलग लिखा होता है, अजय पाल भी कहते हैं। कुछ भी कहो, हमें याद रखना है बस। ओके, तो पहली बात तो यही है कि इसने
सांबर से निकलकर अजमेर शहर की स्थापना की, अजमेर शहर की स्थापना की तथा एक पहाड़ी थी वहां पर गढ़, मतलब कि बीठली पहाड़ी थी, तथा बीठली पहाड़ी पर गढ़ बनवाया, किला बनवाया, पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया, जिसे हम गढ़ बीटली भी कहते हैं। गढ़ बीटली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ी है ना, जो गढ़ बीटली इसलिए कहते हैं कि इस पहाड़ी का नाम क्या है, बीटली है। इसी प्रकार मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग पहाड़ियों पर बने होने के कारण हम कह सकते हैं कि इनके नाम उसकी पहाड़ियों के से भी जाने जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि ये कब बनाया था। तो 1113 ईस्वी की बात चल रही है। आप 1113 ईस्वी, गला खराब है मेरा थोड़ा, इसलिए, बाकी कोई बात नहीं। तो इसने सांबर से निकलकर अजमेर शहर की स्थापना की तथा बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया। और कब बनवाया? तो 1113 ईस्वी में। यह अजमेर का पहला शासक हुआ। अजमेर ही खुद ने बसाया तो पहला शासक ही बना है, सीधी बात है। तो यह अजमेर का पहला शासक था। यह अजमेर का पहला शासक था। कौन था? अजय राज। तो इसको आप लिख दीजिए, इसके बाद हम और बात करेंगे। इसकी शॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। ओके, अब एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि अजय राज का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल का मतलब जब चौहान चरम स्थिति पर हो, चरम पर हो, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, अन्य सभी धार्मिक, सभी तरीके से जब एक साम्राज्य उत्थान की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे स्वर्ण काल कहते हैं। और गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि अजमेर के चौहानों का या चौहान वंश का, पूरे चौहान वंश का स्वर्ण काल अजय राज के समय था। तो यह बात लिखनी आवश्यक हो जाती है। ये जितने भी इतिहासकारों के कथन हैं, ये बड़ी बड़ी रिसर्च करके बोलते हैं। पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के अभिलेखों को खोजते हैं। जितने भी हम पुरानी पुस्तकें होती हैं, पुरानी प्रतिलिपियां होती हैं, पांडुलिपियां होती है, हुंडियां होती, हुंडी समझते हो? पहले के जमाने स्टाम्प पेपर नहीं हुआ करते थे। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैं आप में 10,000 मांग रहा हूं या आप मेरे में 10,000 मांगते हैं, तो मैं उस हुंडी पर लिख कर दे देता था कि हाँ भाई ये फलाना है, ये मेरे में 10,000 मांगता है और मैं इस समय इसको ये 10,000 दे दूंगा। तो उस हुंडी में वो सारी चीजें लिखी जाती थी कि अब कौन से राजा का शासन है, कौन सा संवत चल रहा है, कौन सी तारीख है, कब लिए थे, कौन सी मुद्रा में लिए थे, ये सारी उस हुंडी पर लिखा जाता था। और फिर हुंडी पर जो भी शासन कर रहा था उस साम्राज्य का मोहर लगती थी, सील लगती थी, मुद्रा जिसे हम कहते हैं वो लगती थी और वो फिर पक्की हो जाती। तो पुरानी हुंडियां आज भी बहुत सारे लोगों के पास पड़ी है। इसके अलावा ताम्र पत्रों की खोज होती है। जैसे ताम्र पत्र पढ़ते हैं, ताम्र पत्र यानी तांबे पर लिखा हुआ पत्र। जैसे कि किसी को जमीन देते थे पुराने महाराजा या राजा, तो उस पर लिख कर देते थे कि हम इस समुदाय को, पूरे समुदाय के हो या इस मंदिर को या इस वर्ग विशेष को या इस व्यक्ति विशेष को ये जमीन दे रहे हैं, इतनी जमीन दे रहे हैं या 1,000 गाय दे रहे हैं। और भी बहुत सारे दान हुआ करते, तुला दान भी करते थे। एक तरफ राजा बैठता था, दूसरी तरफ सोना तुला जाता था। तो ऐसे तुला दान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उस सारी चीजों का तांबे के पत्र पर लिख कर दिया जाता था किसी आदमी को, यहाँ भाई ये तुम्हारे पास ताम्र पत्र है। और वो उस समय का एक, समझ लेना, पूरा जैसे कि पुरस्कार होता है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार, उस प्रकार का हुआ करता था ताम्र पत्र।
यानी तांबे पर के पत्ते पन्ने पर जो लिख के दे दिया वो फिर कभी नहीं मिटता। तो उस वो भी आज तक हमें मिलते हैं। तो उनके तथ्यों पर ये इतिहासकार बोलते हैं। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है, और यहां से सवाल बिल्कुल बनता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है तो ये कोई मंच पर आकर नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई वो हुआ, ये अपने किताबों में लिखते हैं। का कथन है कि अजय राज का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण काल था। ओके, कैसा काल था? स्वर्ण काल। हर वंश में एक ऐसा राजा होता है जो अपने पूरे वंश को जगमगा देता है, तो उसे फिर हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, जहां पर कला का भी महत्व हो, कलाकारों का भी महत्व हो, सेना का भी महत्व हो, प्रजा का भी महत्व हो, मंत्रियों का भी महत्व हो, हर प्रकार से सभी का आदर किया जाता है, वो फिर स्वर्ण काल कहलाता है। जहां पर स्थापत्य कलाएं भी बनती है। स्थापत्य कला में मैंने लिखा है कि किला बनवा रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर वो स्वर्ण काल होना ही है। किला बनवाना, आज एक कमरा बनाना मुश्किल हो जाता है, उस समय किला बनवाना कोई छोटी बात नहीं थी। एक नगर बसाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो नगर बसाना, ये सारी बातें हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में वो राजा कितना पराक्रमी और कितना दमदार होगा। आगे हम बात करते हैं अजय राज के बारे में। तो वो कथन जरूर लिखना होता है जयानक वाला कि इस राजा ने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से लदालद कर दिया था। तो आगे हम लिखते हैं कि जयानक का कथन है कि अजय राज ने पूरी, या संपूर्ण लिख देते हैं, संपूर्ण भूमि को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। किसका कथन है? जयानक का। कई बार आ सकता है एग्जाम में। ये सवाल ऐसे छोटे बड़े एग्जामों में नहीं आता, कांस्टेबल जैसे या फिर चतुर्थ श्रेणी, यहाँ पर नहीं आते। ये आते हैं आगे प्रोफेसर, लेक्चरर, स्कूल जैसे रीट वगैरह यहाँ पर आते हैं, और RS, प्री, SI बड़े एग्जामों में आते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी में तो बस इतना पूछा जाता है कि कौन सा राजा किस वंश से था। मेरे एक बार सवाल आया था कि सूरजमल किस वंश से था। मैं कहता हूँ तीसरी के बच्चे को पता होगा कि सूरजमल जाट था, तो जाट वंश से था, भरतपुर का था। तो ये छोटी बड़े सवाल आते हैं छोटे एग्जामों में। आगे हम बात करते हैं कि इसने क्या किया कि जब जैनों के दो पंथ होते हैं, एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। सफेद, आपने आपके गांव में, शहर में कहीं जैनों के ऋषि देखे होंगे, यानी जो घूमते हैं महाराज, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ढूंढिया, लोकल भाषा में कहते हैं ढूंढिया महाराज आया, ढूंढिया महाराज। तो ये ढूंढिया महाराज जो सफेद वस्त्र को धारण करते हैं वे श्वेतांबर होते हैं। और जो कुछ धारण नहीं करते, समझ रहे हो ना, कुछ भी धारण नहीं करते, यानी कि जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, यानी दिशा यानी दिक, और जो अंबर तो दिगंबर, यानी जो उनके वस्त्र दिशाएं ही होती हैं, चारों 10 दिशाएं, यानी वो खुले होते हैं, एकदम टेंशन फ्री होते हैं, तो वो दिगंबर होते हैं। और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर होते हैं। तो इन दोनों में एक बार विवाद हो गया कि भाई दिगंबर होशियार है कि श्वेतांबर होशियार है। फिर राजा के पास आए, राजा था अजय राज। अजय राज ने कहा कि भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बनूंगा जज, तुम दोनों करो शास्त्रार्थ। तो इधर श्वेतांबर वाले बैठे कुर्सियां लगाकर, एक तरफ दिगंबर वाले बैठे कुर्सियां लगाकर। ओके, तो दोनों ने शास्त्रार्थ किया। अब कौन जीता ये तो उल्लेखित नहीं है, लेकिन शास्त्रार्थ का जो हम कहते हैं जज, जिसे हम कहते हैं जज आज की भाषा में, अध्यक्षता, जो अध्यक्षता की है
वो अपने अजय राज चौहान ने की थी अजमेर में। तो समझ लीजिए कितना पराक्रमी और कितना होशियार राजा हुआ करता था कि दो पक्षों का शास्त्रार्थ करवा रहा है, वो भी जैन मुनियों का। जैन मुनि सबसे होशियार हुआ करते थे उस जमाने में, क्योंकि हिंदू मुनियों को, ऋषि मुनियों को तो बाहरी आक्रांताओं ने कमजोर पटक दिया था। तब जैनों के मुनि ज्यादा होशियार होने लगे और वो उस समय शास्त्रार्थ कर रहे हैं किसकी अध्यक्षता में, तो अजय राज की अध्यक्षता में। इसका मतलब वो राजा बड़ा ही पराक्रमी हुआ करता था। तो हम बात करते हैं कि इसने श्वेतांबर और दिगंबर शाखा के दो जैन पंथों के शास्त्रार्थ में अध्यक्षता की थी। ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जबकि ये खुद हिंदू था, राजा खुद हिंदू था, शैव धर्म का यानी शिव जी का भगत था, फिर भी वो जैनों के शास्त्रार्थ में भाग ले रहा है। इसका मतलब वो सभी धर्मों को सही मानता है, ये इस बात से पता चल रहा है। तो हम बात करते हैं कि अजय राज जैन धर्म के पंथ श्वेतांबर व दिगंबर इस दिगंबर का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दिक प्लस अंबर होता है। दिक का मतलब दिशा होती है और अंबर यानी कपड़ा होता है। अंबर वो वाला नहीं, ऊपर वाला। अंबर का मतलब कपड़ा होता है यानी दिशा है जिसके कपड़े हो। जैन धर्म पंथ श्वेतांबर व दिगंबर के बीच होने वाले शास्त्रार्थ का मतलब ज्ञान का शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों का प्रतियोगिता होती है। दो लोग आमने सामने बैठते हैं और अपने अपने ज्ञान के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद। जो अभी स्कूलों में हम देखते हैं ना, वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसके समान होती है। तो शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। ओके, आगे हम बात करते हैं कि एक इतिहासकार हुए मुणोत नैन्सी, और मुणोत नैन्सी का कथन है कि इसने गर्जन मातंगों को हराया था। अब गर्जन मातंगो कोई व्यक्ति नहीं था, गर्जन मातंगो उसे कहा गया है जो गजनी के मुस्लिम थे। उन्होंने जब आक्रमण किया हमारे राजस्थान के एरिया पर, चौहान वंश की सीमा पर, तो उस अजय राज ने उस गजनी के सैनिकों को, आक्रमणकारियों को भगाया और ठेठ गजनी में जाकर छोड़ा, यानी गजनी तक पीछे भागा था। अफगानिस्तान में गजनी है, उसमें पिक्चर बनी हुई ना गजनी, वो वाला। तो गजनी तक गया था पीटते पीटते। तो वहां पर फिर उसने इतिहासकार लिखा है कि गजनी यानी गर्जन मातंगों को हराया था। गर्जन मातंगों को हराया था यानी गजनी के व्यक्ति को हराया था। और मतंग का भी एक अर्थ हाथी होता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि हाथियों की सेना हुआ करती होगी गजनियों की, तो हाथियों की सेना को हराया होगा गर्जन मातंग को। तो अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन अंत में एक ही अर्थ बनता है कि हराया तो था। बस हमें तो ये देखना है। ओके, तो कथन है कि गर्जन मातंगों को हराया था। कथन है कि गर्जन मातंगों को हराया था। ओके, गर्जन मातंगों को हराया था। और जब जैनों का पार्श्वनाथ मंदिर बना अजमेर में, तब इस राजा ने सुवर्ण कलश भेंट किया था। कौन सा कलश भेंट किया था? सुवर्ण यानी सोने का। सोने का कलश भेंट किया था। तो लिखना होगा कि अजय राज ने जैन मंदिर पार्श्वनाथ के निर्माण के समय सुवर्ण कलश भेंट किया था।
अजय राज ने जैन मंदिर पार्श्वनाथ जैनों के तीर्थंकर हुए थे, 33 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से एक थे पार्श्वनाथ। और उनका जो मंदिर बना था पार्श्वनाथ, जैन मंदिर पार्श्वनाथ के निर्माण में सुवर्ण या स्वर्ण, स्वर्ण अच्छा रहेगा, सुवर्ण तो अच्छा रंग हो जाता है, स्वर्ण कलश बैठ गया। अब अजयराज की एक रानी भी थी, एक तो क्या बहुत सारी थी, लेकिन प्रिय रानी एक थी। जब प्रिय रानी होती है तो उसका इतिहास में नाम जरूर आता है, बाकियों का भले आयो या ना हो, प्रिय रानी का हमेशा आता है। तो फिर इसकी एक प्रिय रानी थी सोमलवती या सोम देवी भी कहते हैं, सोमल देवी भी कहते हैं, सोमलवती भी कहते हैं, बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो सोमलवती दरबार में बैठा करती थी, राजा के साथ परामर्श भी करती थी और सलाह भी देती थी। तो ये दरबारियों को अच्छा नहीं लगता था। दरबारियों ने कहा भाई ये स्त्री दरबार में क्या करती है, यहाँ तो पुरुषों का काम है। तो भाई अजय राज को गुस्सा आ गया। अजय राज को गुस्सा आया तो उसने क्या किया कि जितने भी चांदी के सिक्के बनवाए थे उन पर अपनी पत्नी का नाम लिखवा दिया और बोला अब बोलो, राजा के सामने अब कौन बोल सकता है। यानी कि अब हर सिक्के पर सोमल देवी का नाम चलता था, जिसके नाम का सिक्का चल रहा है अब उसके सामने कौन बोलेगा। पहले तो सिर्फ दरबार में बैठती थी, अब तो सिक्का चलता है, नोट चलता है, हमारे यहाँ पर गांधी जी का चलता है, गांधी जी के फोटो लगा होता है, तस्वीर लगी होती है। ये तो क्या है, स्वतंत्र भारत है, इसलिए गांधी जी को कुछ भी बोल सकते हैं। यही राजा का अगर राज होता, तंत्र होता, राजतंत्र होता, और फिर गांधी जी को बोल के दिखाओ, सीधी गर्दन अलग। वो बाहुबली वाला डायलॉग है कि ऐसे को सिर्फ हाथ नहीं काटते, काटते हैं गला, वो वाला। तो उस समय सोमल देवी के जो सामने बोलेगा उसका गला कटेगा, सीधी बात है। तो वो बात तो हमें तो सिर्फ इतना लिखना है कि सोमल देवी का नाम उत्कीर्ण करवाया था चांदी के सिक्कों पर। तो अजय राज ने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी या फिर सोमलवती भी कहते हैं, सोमलवती का नाम उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण करवाया मतलब खुदवाया जाता था। टकसाल पहले होती थी, टकसाल हुआ करती थी, उस टकसाल में सिक्कों को ढाला जाता था। पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी तो इंसान ही ढालते थे, तो सिक्के अलग अलग आकृति के भी बनते थे उस समय। तो इसीलिए तो चांदी और सोने के सिक्के बनते थे ताकि कोई डुप्लीकेट बना नहीं सके। चांदी और सोने के सिक्के इसलिए बनते थे ताकि डुप्लीकेट बना नहीं सकते, क्योंकि सोना और चांदी तो ऑलरेडी महंगा आता था। अब डुप्लीकेट बनाकर भी कैसा बनाएगा, अगर वजन में हल्का बनाएगा तो इंसान को पता चल जाएगा ये वजन में हल्का है। और ये जो सिक्के बनते थे लगभग 115 ग्रेन के, यानी एक तरफ 115 गेहूं के दाने रखते थे, ग्रेन का मतलब गेहूं के दाने होते हैं, और एक तरफ फिर वो इस हिसाब से सिक्के बनाते थे, क्योंकि उस समय मापने की कोई इकाई इतनी दमदार हुआ नहीं करती थी। तो 115 गेहूं के दाने के हिसाब से वो बनते थे सिक्के टकसाल में, और उस पर फिर खुदाई यानी उत्कीर्ण यानी खोद के लिखा जाता था सिक्कों पर। जैसे ये सोमल देवी है तो खोद के लिखा हुआ सोमल देवी, या फिर उस सिक्के को ऐसे डाल ढांचे में दबाकर वो सोमल देवी नाम होता है वो उभर के आता है उस हिसाब से। तो ये सिक्के हमें खुदाई के तौर पर मिले थे। ओके, फिर ये अजयराज जैसे ही बूढ़ा हुआ तो उसने कहा भाई अब राजा हम तो बनेंगे नहीं, अब हम तो सन्यास लेंगे। तो सन्यास लेंगे तो फिर उसका पुत्र था अर्णोराज, सबसे बड़ा था अर्णोराज।
और उसे फिर शासन सौंपा। तो कल हम पढ़ेंगे अर्णोराज के बारे में। आज की क्लास बड़ी खतरनाक धुआंधार हुई, ऐसे ही हम हर रोज पढ़ेंगे। आप जुड़ते रहिएगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को पता चले कि राजस्थान का इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास गूंजता है। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।